साथियों नमस्कार। हरियाणा विधानसभा चुनाव का प्रचार कार्य अंतिम दौर में है। कल प्रचार की आखिरी तारीख है और कल ही जो है राहुल गांधी की जो यात्रा निकली थी उसका आखिरी दिन है। इस बीच बिहार में चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने आज अपनी पार्टी का विधिवत उद्घाटन कर दिया और उनकी पार्टी जो है जन सुराज आज अस्तित्व में आ गई। मनोज भारती जो कई देशों में भारत के एम्बेसडर रह चुके हैं, भारत के राजदूत रह चुके हैं, उनको पार्टी का पहला अध्यक्ष बनाया गया है। अब एक बात और भी जो कहा प्रशांत किशोर ने आज अपनी पार्टी के उद्घाटन के अवसर पर, उद्घाटन ही कहा जाए कि वो उपचुनाव में हिस्सा लेंगे और 2025 का इंतजार नहीं करेंगे, 2024 में ही पूरी की पूरी राजनीति बिहार की बदल देंगे। 4 सीटों पर उपचुनाव होना है, उन चारों सीटों पर जन सुराज पार्टी खड़ी होगी। आपको बता दें कि बतौर रणनीतिकार प्रशांत किशोर जो है 2014 के नरेंद्र मोदी के इलेक्शन के अलावा नीतीश कुमार के का जो पिछली बार का इलेक्शन था 2016 का, वो उसके बारे में और तमाम चुनावों का उदाहरण देते हैं कि वो चुनाव हमारे द्वारा जिताए गए हैं। ममता बनर्जी के भी इलेक्शन को जिताने की बात करते हैं, ढेर सारे दावे उनके हैं। लेकिन एक बात और भी सच है कि जितना गंभीर उनको समझा जाता था 2024 के लोकसभा इलेक्शन में, वो अपने प्रेडिक्शंस की वजह से पूरा औंधे मुंह गिर गए। उनके जो पूरी छवि है उसको बहुत डेंट लगा। बिहार में क्षेत्रीय दलों का वर्चस्व जो है हमेशा से रहा है। राजद का अपना इस अस्तित्व है। जनता दल यू जो है बिहार की ही क्षेत्रीय पार्टी है। अब उसके बाद जन सुराज आ रही है, जिसको लोग बीजेपी की भी पार्टी कहते हैं। आज हम ये जो प्रशांत किशोर का नया प्रयास है, इस पर हम बिहार के मामलों के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार विश्वदीपक से बात कर रहे हैं। हम देखते हैं कि विश्वदीपक जी इस पूरे मुद्दे पर क्या कहते हैं और हम उनसे जानने की यह भी कोशिश करेंगे कि जो ये पार्टी का गठन किया गया है इसका क्या असर पड़ेगा देश की राजनीति पर और भारतीय जनता पार्टी के साथ इसके अंतर संबंधों की जो बातें हैं वो अफवाह है या सच है, इसका पता भी हमें आज विश्वदीपक से बातचीत करके लगाने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं सीधे विश्वदीपक के पास। सबके बीच वरिष्ठ और नामचीन पत्रकार साथी विश्वदीपक जी मौजूद हैं और हम उनसे जानेंगे कि प्रशांत किशोर ने जिस तरह से आज अपनी पार्टी का इनॉग्रेशन किया है उसको आप क्या देखते हैं, उसका भविष्य क्या देखते हैं और क्या लगता है कि वो कितना प्रभावित करेंगे चुनावों को। लेकिन सबसे पहले हम विश्वदीपक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कार्यक्रम में पधारने के लिए। और बहुत शुक्रिया अमेश जी, ये तो बहुत शुक्रिया आपके अखाड़े में। मुझे लगता है कि पहले भी एक आध बार हम आ चुके हैं उसमें, पर ये शायद नए रंग रूप में, नए कलेवर में पहली बार है। तो बहुत शुक्रिया बुलाने के लिए, बात करने के लिए। जी, आप प्रशांत किशोर की बात कर रहे थे। जी हाँ, प्रशांत किशोर की बात कर रहा था विश्वदीपक जी। मेरा पहला सवाल ये है कि प्रशांत किशोर जब से हिंदुस्तान की राजनीति में कदम रखे और उसको समय के साथ साथ जैसे व्यावसायिक बनाते चले गए, पूरी चुनावी जो एक डेमोक्रेटिक प्रक्रिया थी उसको प्रोफेशनल प्रक्रिया बना दिया और अब उसके बाद वो चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, प्रशांत किशोर से बिल्कुल, प्रशांत किशोर से पहले तो उससे पहले मैं एक टिप्पणी बिहार के ऊपर करना चाहूंगा और इससे कृपया जो बिहार के साथी हैं, हमारे मित्र हैं, दोस्त हैं, जो इसको सुनेंगे, इस प्रोग्राम को बाद में देखेंगे, उसको ये अन्यथा ना ले। लेकिन बात ये है कि बिहार के जो भी युवक होता है या जो भी, जब युवक कोई वहां पे एक आदमी बड़ा होता है तो वो वहां का कुछ आबो हवा ऐसी है, वो 3 ही चीज करता है जिंदगी में। उसकी पहली कोशिश होती है कि वो पॉलिटिक्स में जाए, फिर उसकी दूसरी कोशिश होती है कि ब्यूरोक्रेसी में जाए, वो आईएएस आईपीएस क्वालिफाई कर ले, आईआईटी क्वालिफाई कर ले, एमबीबीएस क्वालिफाई कर ले, डॉक्टर बन जाए, डॉक्टर इंजीनियर बन जाए। और फिर जब ये दोनों नहीं बन पाता है तो उसकी तीसरी जो उसका जगह है, जो अड्डा है जहां वो जमता है, वो है पत्रकारिता का अड्डा।
तो प्रशांत किशोर को तो प्रशांत तो बिहार के साथी, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कृपया इसको अन्यथा ना ले। प्रशांत किशोर जो बिहार की जो वो सामूहिक आबो हवा है, जो सामूहिक चेतना है बिहार की जो वो सांस्कृतिक जो मैं इसको बिहार के कल्चरल प्रोडक्ट के रूप में देखता हूँ। प्रशांत किशोर वही है जो बिहार का लगभग हर तीसरा आदमी या हर चौथा युवक करना चाहता है। राजनीति उनके ब्लड में है और वो बिना जब तक वो राजनीति में आ नहीं जाते हैं तब तक उनको चैन नहीं पड़ता। तो प्रशांत किशोर अच्छे स्ट्रेटेजिस्ट थे, बढ़िया चुनाव करवा रहे थे, वो जितवा भी रहे थे, जीतने का श्रेय भी ले रहे थे, उनका अच्छा खासा नाम चला था, उन्होंने बहुत अच्छा पैसा बनाया। लेकिन जब तक वो इस दलदल में नहीं उतरे तब तक उनको चैन नहीं पड़ा। तो अब वो आ गए हैं, अब उनको अपनी असली ताकत का पता लगेगा। अभी तक तो वो क्लेम कर रहे थे कि हमने मोदी को जितवाया, हमने जगन मोहन को जितवाया, हमने ममता बनर्जी को जितवाया, हमने फलाने को जितवाया। अब वो पहले खुद को जितवाएं। तो अब ये उनके सामने बड़ा चैलेंज होगा, एक बात। दूसरी बात, जो बिहार की राजनीति के जो डायनेमिक्स हैं, जो उसके पोल्स हैं और उसकी जो जमीन है, धरातल है, अगर आप उसको देखें तो उसको देखने के बाद फिर प्रशांत किशोर जो बातें कर रहे थे अभी तक, वो क्या बातें कर रहे थे? उन्होंने जो अपनी जन स्वराज यात्राएं निकाली है, उन्होंने यात्रा निकाली कि भाई बिहार में जो है वंशवाद है, ठीक है, लालू के बेटे, लालू सीएम बने तो उनके बेटे सीएम बन गए। अब प्रशांत किशोर को ये बहुत बेसिक बात समझ में नहीं आती है कि वंशवाद भारत की जो चेतना है उसमें ये बात एक एक्सेप्टेड नॉर्म है। ये बात लोग स्वीकार कर चुके हैं अंदर से कि अगर कोई नेता है, कोई चीफ मिनिस्टर है, तो उसके वंश को, उसके बेटे को, उसके बेटियों को लोग स्वीकारते हैं, उसको रिजेक्ट नहीं करते हैं। ये बात दिल्ली से लेकर के तमिल। मैं आपको रोकूंगा एक मिनट, एक सेकंड के लिए। मैं बहुत संक्षिप्त में जवाब चाहूंगा एक चीज का। जो आरोप विपक्ष की तमाम पार्टियां लगाती हैं प्रशांत किशोर पर कि वो प्रशांत किशोर का की जन स्वराज पार्टी बीजेपी की बी टीम है, तो आप इससे कितना सहमत है कि वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है? प्रशांत किशोर मोदी का ही अक्स है। एक तस्वीर बड़ी तेजी से वायरल हो रही है जिसमें मोदी अपने चेहरे से नकाब हटाते हैं तो प्रशांत किशोर दिखाई देते हैं। आप कैसे देखते हैं? निश्चित रूप से प्रशांत किशोर जिस तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं और जो वो बातें कर रहे हैं, जो वो नारे उछाल रहे हैं, जिस तरह के वो जिन इश्यूज को टारगेट कर रहे हैं, उससे यही लगता है कि वो एक अनसेड, अनकहा सा जो अलायंस होता है, अंडरस्टैंडिंग होती है, वो है उनकी रूलिंग पार्टी के साथ, रूलिंग जो कॉम्बिनेशन। भाई वो जेडीयू में भी रह चुके हैं, ये बात सबको पता है कि अमित शाह के कहने पे वहां पे उनको रखा गया था, उनको वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया था, फिर वहां से वो अलग हुए। वो अटैक करते हैं आरजेडी पर, वो कभी जेडीयू पे भी करते हैं लेकिन उतना डायरेक्टली अटैक नहीं करते। तो बहुत ही नेचुरल है कि वो जो बातें, जो आरोप है, इसमें काफी दम है। और जिस तरह का रिसोर्स, सबसे बड़ी बात है कि उनको मिला है और उन्होंने खर्च किया है 2 सालों में, इससे साबित होता है कि वो उनके पीछे मतलब मामूली शक्तियां नहीं है, ताकत नहीं, उनको काफी अच्छा उनकी फंडिंग है, काफी अच्छे रिसोर्सेज उनको मिल रहे हैं। और उनकी जो ऐसा नहीं लगता क्या कि ये टाइमिंग गड़बड़ है प्रशांत किशोर की? देर कर दी प्रशांत किशोर ने थोड़ी सी, जब मोदी का लोकसभा में इतनी खराब उनकी प्रेडिक्शन थी प्रशांत किशोर की, आपने देखा होगा दवाई पे जो लिया था तमाम जगहों पे जी, तो क्या वो टाइमिंग की गड़बड़ी हो गई क्या जब वो बीजेपी की बी टीम के तौर पे आए और कांग्रेस के अगेंस्ट, विपक्ष के अगेंस्ट एक अपनी अलग भूमिका में, बीजेपी के पैरेलल एक भूमिका में जब अब वो आए, तो क्या कुछ देर कर दी क्या उन्होंने? मैंने क्या कहा आपसे कि प्रशांत किशोर अभी तक चुनाव लड़वाते थे, तो उनको बड़े उन्होंने सफलताओं के क्रेडिट लिए हैं। अब वो चुनाव लड़ेंगे तो अब उनको समझ में आएगा कि चुनाव लड़ना क्या होता है भारत की राजनीति में, खासतौर से बिहार में। और उन्होंने देर ही नहीं की है, उन्होंने बहुत वो अगर आप प्रशांत किशोर की पूरी कैंपेनिंग, उनके स्टेटमेंट्स, उनके इंटरव्यू और उनकी पूरी 2 साल की जो उन्होंने पदयात्राएं की है, अगर आप उसका लब्बोल मिला करके देखें, तो मुझे ये लगता है कि बिहार की जो राजनीतिक जमीन है, धरातल है, उसमें बहुत ज्यादा जगह उनके लिए नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट अगर आज की तारीख में आप कहें तो मैं कहूंगा कि इनके लिए वहां पे कोई भी जगह नहीं है। वो बहुत ही ऐसी जमीन है जहां पे प्रशांत किशोर खड़े नहीं हो पाएंगे, वो फिसल के गिरेंगे और अपने हाथ पांव तोड़वा के, हड्डियां तोड़वा करके बाहर चले जाएंगे। ऐसे बहुत लोगों ने प्रयोग किए हैं जो कि चले नहीं है। अगर वो प्रशांत किशोर किसी अर्बन कॉन्स्टिट्यूएंसी में होते, मसलन दिल्ली में होते, पुणे में होते या गोवा जैसी जगहों पे, थोड़े बहुत उनकी संभावनाएं थी मेरे हिसाब से। लेकिन बिहार में वो आपने जैसा कहा कि उन्होंने देरी नहीं की है, उन्होंने तमाम तरह के मिस स्टेप्स ले चुके हैं वो ऑलरेडी। अब वो जब वहां पे जमीन में जाएंगे तो आपको दिखेगा कि वो गिर चुके हैं और उनकी हड्डियां टूट चुकी है। आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात करी है कि अगर वो बिहार की जगह
अगर महाराष्ट्र में, गोवा में, दिल्ली में या अन्य किसी प्रदेश में राजनीति की शुरुआत करते तो उनके लिए बेहतर अवसर होते। बिहार में नहीं है, क्योंकि बिहार की जो जमीन है वो प्योर पॉलिटिकल जमीन है, समझ वाले लोग हैं शायद। क्या एक चीज बताएं विश्व दीपक, आज जो रैली स्थल था, तमाम वीडियोस मेरे पास भी मौजूद है, दर्शकों को भी मैं दिखाना चाहूंगा कि दर्शक यह वीडियो बातचीत के दौरान देख भी लें कि एकदम भीड़ नहीं दिखाई दे रही, कुर्सियां पूरी खाली पड़ी हैं। इसकी वजह क्या रही? किसी कैरिस्मेटिक लीडर के साथ, भाई आप अगर आप कहें कि आपने महात्मा गांधी को सफल कर दिया, आपने महात्मा गांधी को प्रोजेक्ट करके उनको दुनिया में सबसे प्रसिद्ध बना दिया, तो ये बात जो कि महात्मा गांधी है तो हो सकता है आपको भी सफलता का क्रेडिट मिल जाए, क्योंकि नरेंद्र मोदी थे। तो आपको ये समझ में नहीं कि नरेंद्र मोदी का एक कैरिज्मा है, उनका एक ऑरा है, उनका अपना एक पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी अपनी पॉलिटिक्स है। अगर आप कहें कि आपने जगन मोहन को सफल कर दिया, बना दिया, आपने ममता बनर्जी को बना दिया, तो अब आप खुद को भी बना के दिखाइए। तो बोलना, नारे गढ़ना, कैंपेनिंग करना, स्ट्रेटजी बनाना, वॉर रूम चलाना, वो एक अलग चीज है। और जमीन पे उतर करके पदयात्राएं करके लोगों को जोड़ करके एक विशाल संगठन खड़ा करना, और बिहार जैसे कठिन प्रदेश की, मैं कह रहा हूँ फिर से, बिहार की राजनीति बहुत जटिल है। भारत के जो जितने भी राज्य हैं, उन राज्यों में संभवतः सबसे जटिल प्रदेश है बिहार राजनीति के लिहाज से। वहां पे खड़े होकर के लोगों को मोबिलाइज करके और पटना का गांधी मैदान भर देना, ये तो मतलब कोई आदमी वही बात कर सकता है जो बिहार के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं जानता हो। यही वजह है कि उन्होंने अपना लास्ट में अपना वेन्यू चेंज किया और कुर्सियां खाली रह गई, और अभी तो कुर्सियां खाली हैं। आप देखते जाइए, आने वाले समय में उनको ऑफिस भी खाली दिखेगा आपको, उनके आसपास जो 10-20 लोग दिखते हैं वो सब भाग जाएंगे। एक चीज बताइए, मुझे एक बात बहुत स्पष्ट जवाब चाहिए इस बात का, अगर वो पॉलिटिकली असफल होते हैं तो क्या उसको यह मान लिया जाए कि जो प्रोफेशनली सफल होने की बात बार बार कही जाती थी, तमाम माध्यम अखबार कहते थे, टीवी कहते थे, प्रशांत किशोर ने जितवा दिया, फलाने चुनाव जितवा दिया, 2014 में मोदी को जितवा दिया, नीतीश कुमार, तो क्या उन सबको अफवाह क्यों कर नहीं माना जाना चाहिए? सफलता कोई एक फैक्टर काम नहीं करता है। किसी भी आदमी की राजनीतिक सफलता के पीछे बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। उसमें से एक पक्ष है उसका कैंपेनिंग, एक पक्ष है उसकी स्ट्रैटेजी। लेकिन अगर आपके पास केवल एक ही पक्ष है किसी भी चौकी को बनाने के लिए, उसमें 4 पाए होते हैं। एक पाए पे चौकी नहीं खड़ी होती है। प्रशांत किशोर के पास अभी एक ही पाया है, उनको भी 3 पाए बनाने हैं। उन्हें जिनको भी सफल किया है उनको वो उनमें से एक पाया बन गए। 3 पाए कुछ और थे। वो 3 पाए आप कह सकते हैं कि नेताओं का अपना पर्सनल करिश्मा है, जनता के साथ उनका कनेक्ट है, उनका ऑर्गेनाइजेशन है, उस प्रदेश की या जिस क्षेत्र में वो सफल हुए उसकी खास राजनीतिक जमीन है। ये तमाम फैक्टर काम करते हैं। इतिहास काम करता है, साइकोलॉजी काम करती है, कल्चर काम करता है। बहुत सारे मुद्दे ऐसे होते हैं किसी आदमी की सफलता के पीछे। तो प्रशांत किशोर जी, आपको विश्व दीपक जी एक बात कहूं कि ये आमतौर पे राजनीतिक हलकों में और मीडिया जो है दिल्ली और बिहार का, उनके उस सर्किल में एक चर्चा बहुत जोरों पर है कि दरअसल प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी का इनॉग्रेशन और उसको विधानसभा चुनाव में लड़ाने की तैयारी, उसको फंडिंग सारी बीजेपी की ओर से हो रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी उस पर दांव लगाएगी प्रशांत किशोर पर? या बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, बिहार ऐसा प्रदेश है जिसको भारतीय जनता पार्टी ने जीता तो है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में उनको संपूर्ण 100% उनका स्ट्राइक रेट था और संपूर्ण सीटें उनको मिली। लेकिन विधानसभा में उनको अभी भी काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। और हाल के दिनों में, पिछले 2-3 सालों में जिस तरीके से संविधान और आरक्षण, रिजर्वेशन और कॉन्स्टिट्यूशन, इन 2 मुद्दों को लेकर के जिस तरीके से मोबिलाइजेशन हुआ है राजनीति में, ये नहीं भूलना चाहिए कि बिहार ही वो राज्य है जहां पे मोहन भागवत के एक स्टेटमेंट की वजह से पूरा चुनाव पलट गया था। रिजर्वेशन पे उन्होंने एक बयान दिया था। तो वहां पे निश्चित रूप से कोई भी ऐसी पार्टी, ऐसा आदमी, ऐसा जो कि बीजेपी विरोधी वोटों को काटे, उसको विखंडित करे, उसमें विभाजन करे, तो निश्चित रूप से बीजेपी के लिए फायदे में होगा उसकी स्ट्रेटजी में। और ये राजनीति का जो गेम होता है, चेस बोर्ड होता है, उसमें ऐसे मोहरे पैदा किए जाते हैं और उन पे दांव लगाया जाता है। क्योंकि कई बार जो खेल है, उस खेल में एक भी प्यादा अगर कई बार इतना खतरनाक हो जाता है कि वो आपके वजीर को भी मार देता है। तो इस तरह के प्यादे पैदा होते रहते हैं। हाँ,
अब ये देखना पड़ेगा कि प्यादा चलता कितना है, इसमें कितना दम है और ये कितना लोगों से साथ जुड़ पाता है, ये देखना पड़ेगा। एक चीज बताइए, राजनीति तो पहले भी होती थी, चुनाव पहले भी होते थे, वोट पहले भी डाले जाते थे। ये जो प्रोफेशनलिज्म आया है पूरे पॉलिटिकल इलेक्टोरल जो आपका वो है मैनेजमेंट इलेक्टोरल मैनेजमेंट, बिल्कुल मेरे कहने प्रबंधन। का मतलब ये कि जो इलेक्टोरल प्रोग्राम है उसमें जो ये मैनेजरियल चीजें शुरू हुई हैं, जिसका प्रशांत किशोर खुद भी एक मैनेजर रहे हैं, आपको क्या लगता है इसका कितना कितना रोल रहता होगा चुनाव पर? क्या कोई असर डालते हैं ये सब चीजें? मैं पर्सनली नहीं मानता। आप ये समझिए कि वैसे ये कि अगर कोई आदमी आईसीयू में पहुंच गया है, कोई आदमी बीमार है, तो जब तक उसके अंदर खुद उसकी इच्छा, उसकी जीवन शक्ति अगर उसके अंदर नहीं है, प्राण तत्व नहीं है, तो आपको कोई भी एंटीबायोटिक उसे नहीं बचा सकती है या उसको खड़ा नहीं कर सकती है। ये जो प्रबंधन है, चुनाव का प्रबंधन, ये बहुत कुछ अमेरिकन मॉडल पे चल रहा है हमारे यहाँ। जैसे अमेरिका में आप देखते हैं जो चुनाव होता है वो बहुत ही मैनेज्ड होता है, वेल मैनेज्ड होता है। वो ये एक मैनेजमेंट प्रबंधन, आजकल जो नई नई चीजें तमाम आई है उसी का एक हिस्सा है। पर मेरा पर्सनली ये मानना है कि ये, जैसा मैंने पहले कहा कि किसी भी चौकी को खड़ा करने के लिए 4 पाए चाहिए, उसमें से एक पाया ये हो तो सकता है, लेकिन ये इसी पे सब कुछ टिका है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये थोड़ी हेल्प कर सकता है, लेकिन किसी को जिता नहीं सकता, किसी को हरा नहीं सकता, किसी को बना नहीं सकता, किसी को मिटा नहीं सकता, प्रशांत किशोर जैसे लोग। एक चीज बताइए भाई विश्वदीपक जी, जी लोगों, तमाम राजद के लोगों को इस बात पर आपत्ति भी है कि प्रशांत किशोर अपने भाषणों में लगातार तेजस्वी के ऊपर बहुत ही माने एक लेवल नीचे उतर करके अटैक कर रहे हैं, उनके शिक्षा दीक्षा पे, तमाम चीजों पे। तो आप इसको कैसे देखते हैं कि तेजस्वी की राजनीति पर क्या प्रशांत किशोर का कद इतना बड़ा है कि वो तेजस्वी की राजनीति पर अटैक करें, राहुल गांधी की राजनीति पर अटैक करें, वो भी तब जब लोकसभा में उनके सारे प्रेडिक्शन धरे के धरे रह गए, बतौर विश्लेषक फेल हो चुके? बिल्कुल बिल्कुल। दरअसल उनकी, देखिए, बिहार को और मतलब बिहार को और दिल्ली को, दोनों चीजों को अलग करके देखना पड़ेगा। प्रशांत किशोर बिहार में तेजस्वी यादव को इसलिए अटैक करते हैं क्योंकि उनको बिहार में अपनी जगह बनानी है, और उनको पता है कि बिहार में उनका जो मेन चैलेंजर है वो तेजस्वी यादव ही है। तो इसीलिए वो तेजस्वी यादव पर अटैक करते हैं। वो तेजस्वी यादव पर कैसे अटैक करें, अटैक करने के लिए उनके पास क्या जगह है जहां पे वो वीक पॉइंट्स हैं, जहां पे वो अटैक कर सकते हैं, तो वही उनके वीक पॉइंट्स है जहां पे वो अटैक करते हैं, उनकी शिक्षा दीक्षा तमाम चीजों को लेकर के, वंशवाद को लेकर के, जो कि एक हद तक सही भी है। इसमें कोई मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये गलत है, क्योंकि ये बात सही है कि भाई लालू यादव ने क्या किया। लालू यादव चीफ मिनिस्टर रहे, उनकी पत्नी बनी, राबड़ी देवी जी बनी, फिर तेजस्वी यादव बने, पावर में गए, उनके भाई गए, आगे जो भी आएगा वो जाएगा। तो ये एक भारतीय राजनीति की एक अनिवार्य बुराई है। ये एक प्रॉब्लम है, एक ऐसी बीमारी है जिसको हर किसी ने स्वीकार कर लिया है। तो यही उनके लिए एक वीक पॉइंट है, क्योंकि वो बाहर से आए हुए हैं, उनके पास कोई लेगेसी नहीं है, उनके पास कोई ऐसा विरासत नहीं है, तो वो इसी पॉइंट पे अटैक करते हैं। और लेकिन इसके पीछे मेन कारण ये है कि आने वाले समय में बिहार में प्रशांत किशोर का मुकाबला जिससे होगा, वो सबसे बड़ा चैलेंजर उनका तेजस्वी यादव ही है, इसीलिए वो उनपे बार बार अटैक करते हैं। राहुल गांधी के मामले में तो अब ये एक तरीके से सूरज को रोशनी दिखाने वाली बात है कि वो क्या ही करेंगे। वो तो वो जो चाहते थे कांग्रेस से वो हो नहीं पाया, तो वो। एक आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए, नीतीश कुमार प्रशांत किशोर द्वारा पार्टी के गठन को कैसे कर देख रहे होंगे? आप तो जानते हैं नजदीक से, क्या लगता है आपको? मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में, मतलब उनके लिए भी थोड़ी राहत की बात इसलिए हो सकती है क्योंकि जो उनका मुख्य विरोधी दल है आरजेडी, उसमें मतलब थोड़ा सा वो अटैक करते हैं तेजस्वी वगैरह पे, और बीजेपी के साथ वो उनके मतलब हमसाए हैं, वो उनके साथ एक अनसेड अलायंस है उनका। तो थोड़ा अब ये उनके मन में क्या है, नीतीश कुमार के बारे में जो कहा जाता है कि बहुत मशहूर है ये कहावत, बिहार में लोग अक्सर कहते हैं कि उनके पेट में दांत हैं, ठीक है, और वो क्या सोचते हैं ये शायद उनके ही अंगों को नहीं पता चलता। लोग कहते हैं दायां हाथ क्या सोच रहा है, बाएं हाथ को नहीं पता है, बायां हाथ क्या सोच रहा है, दायां हाथ को नहीं पता है। नीतीश कुमार बहुत ही घात पॉलिटिशियन है इस मामले में, तो एग्जैक्टली क्या सोच रहे हैं ये कहना मुश्किल है। पर हाँ, ये जरूर है कि हो सकता है उनको थोड़ी सी ये लगे कि कम से कम वो तेजस्वी पर ये अटैक करते हैं प्रशांत किशोर, तो उनको थोड़ा सा बिल्कुल सही है, सही है। बहुत बहुत धन्यवाद विश्वदीपक जी, आप हमारे बीच आए। तो दर्शकों, हम लोग
फिर से बात करेंगे और किसी विषय पर। अभी विश्व दीपक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अभिषेक, थैंक यू।